हेलो फ्रेंड्स, ओके शिवम पे आप सभी का स्वागत है। सी टेट में दो लैंग्वेज के पेपर्स जो होते हैं उसमें एक हिंदी लैंग्वेज अधिकतर छात्र लेते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपके 15 क्वेश्चन पेडागॉजी सेक्शन से होते हैं और 15 क्वेश्चन आपके पैराग्राफ, जिसमें आप लोग जिसे गद्यांश और पद्यांश के रूप में देख सकते हो। 7 और 8 का ऐसे रेशियो दिया जाता है। तो आज से हम लोग सीटेट के जो प्रीवियस ईयर्स पेपर में लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के रूप में जो अगर हिंदी के जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं हुए हैं, तो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से ये क्वेश्चंस के पैटर्न को पूछ रहे हैं और किस प्रकार से हम लोगों को तैयारी करना चाहिए। क्योंकि जो 2000 आपके 21 का पेपर्स होने वाले हैं दिसंबर में, तो वो सब ऑनलाइन होंगे। तो उसमें आपको आइडिया होगा कि किस प्रकार से ऑनलाइन क्वेश्चंस को करने होंगे और आसानी से कर पाओगे। 30 में 30 मार्क्स ला सकते हो। तो आज से हम लोग प्रीवियस पेपर्स के वीडियो सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। आज ये पहला पेपर जो है 2011 का हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये पेपर फर्स्ट का लैंग्वेज फर्स्ट है, जो कि हिंदी के रूप में है, और इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की पहला क्वेश्चन से। तो अगर इस चैनल पे पहली बार आए हो या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन की आसानी तक आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है? वस्तुनिष्ठ अभ्यास, व्याकरणिक नियमों की सैद्धांतिक व्याख्या, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, कागज की गुणवत्ता और छपाई। तो देखो, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। ठीक है, अगर भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष पाठों के उद्देश्यपूर्ण चयन, न कि वस्तुनिष्ठ अभ्यास, व्याकरणिक नियमों की सैद्धांतिक व्याख्या या फिर कागज की गुणवत्ता और छपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की ओर चलते हैं। मौखिक कुशलता में शामिल है। मौखिक कुशलता में शामिल क्या होता है? तत्सम शब्दों के प्रयोग की कुशलता, तीव्र गति से बोलने की कुशलता, बोलते समय दृष्टांतों का प्रयोग करने की कुशलता, विभिन्न प्रकार की औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता। देखो, मौखिक कुशलता जो होती है, यानी सिर्फ बोलने की जो कुशलता होती है, उसमें तत्सम शब्दों के प्रयोग की कुशलता हो ये जरूरी नहीं होती। तीव्र गति से बोलने की कुशलता भी जरूरी नहीं है। ठीक है, मौखिक कुशलता के लिए बोलते समय दृष्टांतों का प्रयोग करने की कुशलता हो, ये भी मौखिक कुशलता में जरूरी कंपलसरी नहीं है। जबकि विभिन्न प्रकार की अनौपचारिक और औपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता मौखिक कुशलता के लिए बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। भाषा के कौशल हैं। भाषा के यहाँ पे कौशल पूछा है, कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये पहला ही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग सुबोपाली आसानी से याद कर सकते हो। सुबोपाली, जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, तो ये काफी आसान है, कई बार रिपीट करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। वेरी मोस्ट है, इसको ध्यान रखना एक क्रम को। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। बच्चे विद्यालय आने से पहले कोई भी भाषा बोल नहीं सकते, सभी भाषाएं पढ़ सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं, अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों से लैस होते हैं। तो यहाँ पे जो 4 का राइट आंसर हो जाएगा, अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों से लैस होता है। जब बच्चा स्कूल आता है, विद्यालय आता है, यानी पहली बार, कोई भी भाषा बोल नहीं सकता ऐसा नहीं है, वो भाषा बोलना स्टार्ट कर देता है और सभी भाषाएं पढ़ सकता है। बिल्कुल, ये भी सही नहीं है, सभी भाषाएं पढ़ सकता है क्यों, वो सभी भाषाएं नहीं पढ़ सकता है। एक छोटा सा बच्चा सब कुछ लिख सकता है, ये भी नहीं कर सकता, लेकिन अपनी बोलचाल की भाषा जो उसकी मदर टंग्स है उसको आसानी से कर सकता है, बोल सकता है, लिख सकता है। राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे चलते हैं फ्रेंड्स। किस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है? ऐसा कौन सा परिवेश होता है जिसमें बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है? तो एकल परिवार जहां माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हैं, संयुक्त परिवार जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं, आधुनिक तकनीकी से लैस कक्षा जहां भाषा प्रयोगशाला का निरंतर प्रयोग होता है, या फिर शिक्षक द्वारा मानक भाषा का प्रयोग होता है। तो देखो, यहाँ पे बच्चों के भाषा का परिवेश अपेक्षाकृत समृद्ध किस में माना जाएगा? संयुक्त परिवार में। संयुक्त परिवार में क्या होता है, परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया इंटरेक्शन करते रहते हैं, जिससे कि भाषा का कई प्रकार से उनको आइडिया होता है, ज्ञान होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। सुनना कौशल में शामिल है। सुनना कौशल में शामिल है, एक लिसनिंग स्किल है सुनना कौशल। ठीक है, लिसनिंग स्किल में कौन शामिल होता है? दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया,
प्रदान करना, प्रश्नों का ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास, शांतिपूर्वक सुनना या फिर सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति। देखो सुनना कौशल में सबसे जो बेहतरीन आंसर हो जाएगा कि दूसरों की बातों को सुनने में रुचि होनी चाहिए, धैर्य होनी चाहिए और प्रतिक्रिया होनी चाहिए, तब आप एक बेहतरीन लिसनर हो सकते हैं, सुनने वाले हो सकते हैं। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास या शांतिपूर्वक सुनना ये जरूरी नहीं है, सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति से सुनना कौशल हमारे लोगों का डेवलप नहीं होता है बेहतर। ठीक है, 6 का आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। किस प्रकार का प्रश्न प्राथमिक बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने में सर्वाधिक सक्षम है? ऐसे कौन से प्रश्न होते हैं जो कि प्राथमिक बच्चों के, ध्यान रखना, प्राथमिक बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने में सर्वाधिक सक्षम है? तो कहानी को दोहराने के माध्यम से, याद की गई कविता सुनाइए, किसी दृश्य का वर्णन कीजिए, पाठ में से 4 संज्ञा शब्द छांटिए। ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें बताना है बच्चों के, प्राथमिक बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन कैसे किया जा सकता है, असेसमेंट कैसे किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किसी दृश्य का वर्णन कीजिए। तो इससे वह बच्चों की जो भाषाई क्षमता है उसको आसानी से मापा जा सकता है, वह अपने लैंग्वेज में बात करेगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। बच्चों में पठन संस्कृति का विकास करने के लिए अनिवार्य है। पठन संस्कृति का विकास करने के लिए अनिवार्य क्या होता है? कक्षा में मुखर वाचन करने का अभ्यास हो, बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा देनी चाहिए, वर्तनी विन्यास का अभ्यास हो, पठित सामग्री का लेखन अभ्यास हो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा देनी चाहिए। ठीक है, ये 2011 के हम लोग पेपर फर्स्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, लैंग्वेज फर्स्ट को। और बच्चों में पठन संस्कृति का विकास करने के लिए जो अनिवार्य होता है बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा। ठीक है, बी ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन, ये प्राइमरी लेवल पे बात करना है। भाषिक रेखांकन और चित्रांकन क्या होता है? एक सह शैक्षणिक गतिविधि मात्र है, बच्चों की अनुकरण प्रवृत्ति को पोषित करता है, काव्य व्याख्या का एकमात्र मार्ग है, या फिर लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण है। तो यहाँ पे 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यह लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। जो भाषिक रेखांकन और चित्रांकन होता है प्राइमरी लेवल पे, वह लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण मान होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये नेगेटिव सेंस में बोल रहा है मात्र, यानी एक सह शैक्षणिक गतिविधि मात्र है, गलत है। ठीक है, बच्चों की अनुकरण प्रवृत्ति को पोषित करता है, यानी अनुकरण यानी नकल करने की प्रवृत्ति को पोषित करता है, नहीं। काव्य व्याख्या का एकमात्र मार्ग है, नहीं, एकमात्र मार्ग नहीं, बल्कि इसके कई और तरीके हो सकते हैं, यानी राइट आंसर हो जाएगा लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। सुहास पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह डांट डांट से ग्रसित है। ठीक है, पढ़ने में यानी उसे कठिनाई हो रही है, पढ़ने में अगर कठिनाई हो रही है तो किससे प्रभावित हो सकता है? डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्थीमिया। यह डिसेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है, कई बार रिपीट करता है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको किसी भी सीडीपी सेक्शन में कंप्लीट कर सकते हो। 10 का जो सही राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चा पढ़ने में कठिनाई अनुभव करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि क्यों बढ़ाना चाहिए भाषा शिक्षक को अपनी स्वयं की भाषा प्रयोग की क्षमता, भाषा प्रयोग करने की क्षमता क्यों बढ़ानी चाहिए? क्योंकि वह भाषा का शिक्षक है इसलिए, विद्यालय का निर्देश होता है इसलिए, इससे वह दूसरों पर प्रभाव डाल सकता है एक टीचर के रूप में, या फिर उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण होता है। अगर वह एक टीचर है और वह कक्षा में पढ़ाता है तो भाषा वातावरण के निर्माण होगा उसकी लैंग्वेज के माध्यम से, इसलिए उसे भाषा का ज्ञान होना चाहिए, या फिर भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ानी चाहिए एक टीचर के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन होगा, यानी अगर वह टीचर है तो उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है, इसलिए भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा की क्षमता को बढ़ानी चाहिए, न कि वह एक भाषा शिक्षक है, ये जरूरी नहीं होता है कि अब इसके कारण वह भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाए। विद्यालय का निर्देश है, ये भी नहीं कर सकते हो, तो ये तो रूल हो गया। इससे वह दूसरों पर प्रभाव डाल सकता है, ये भी उतना नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा सफिशियंट जो सही राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या होता है? यहाँ पे देखो दो रूल्स की हैं, अर्जन और अधिगम। अर्जन और अधिगम में मुख्य अंतर पूछा है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों का अभ्यास करने का, स्वाभाविकता का, भाषा के नियमों को स्मरण करने का, भाषा लेखन के अभ्यास का। तो देखो अर्जन और अधिगम सीधे बेसिक समझ सकते हो। अर्जन क्या होता है? यह एक जन्मजात होती है, अर्जित एक क्षमता होती है भाषा के रूप में, जिसे एलएडी, चॉम्स्की महोदय से एलएडी बोलते हैं। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और भाषा जो अधिगम होता है वह
क्लासरूम में मतलब सीख करके उसको भाषा अर्जित किया जा सकता है। मान लो तुम्हें इंग्लिश सीखना हो तो क्लासरूम में जाओगे, इंग्लिश सीखोगे। लेकिन अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी आपकी मातृभाषा है और आपको मतलब बिना क्लासरूम में गए ही अर्जित हो जाती है और इसके लिए आप कंफर्टेबल हो जाते हो क्योंकि वह माँ की भाषा है। इस तरह से अर्जन और अधिगम में अंतर है कि अर्जन जन्मजात होता है, अधिगम सीखने के माध्यम से होता है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यह एक स्वाभाविकता का अंतर है, इसमें स्वभाव का अंतर है। इसका स्वभाव कैसा है? इसका स्वभाव जन्मजात है, इसका स्वभाव सीखने के माध्यम से आएगा। 12 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, प्रीवियस ईयर पेपर से हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं सीटेट का 2011 का ये पेपर है। पेपर फर्स्ट है और लैंग्वेज फर्स्ट है। ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड में हिंदी अलग अलग देती है। जो लोग लैंग्वेज फर्स्ट लिए हो तो उनके लिए ये कंप्लीट कर रहे हैं। दोनों लोग देख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वही चीज होती है, कुछ डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की गृह भाषा के प्रयोग को सम्मान देना चाहिए, प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, अत्यंत सीमित कर देना चाहिए या फिर कदापि प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए। बहुभाषिक कक्षा यानी मल्टीपल लैंग्वेज अगर की कक्षा है तो उसमें बहुभाषिक कक्षा को गृह भाषा अगर कोई बच्चा बोल रहा है, अपने घर की भाषा, माँ की भाषा बोल रहा है, तो उसे सम्मान देना चाहिए, जिससे क्योंकि वह उसमें कंफर्टेबल होता है। ठीक है, न कि उसका उपहास करना चाहिए, उसे बेइज्जत करना चाहिए या फिर बाहर कर देना चाहिए। एक टीचर के रूप में आप उसे सम्मान देंगे। 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? प्राइमरी लेवल यानी कक्षा 1 से 5 तक के दौरान भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है? भाषा क्यों सिखाया जाता है? साहित्य की विधाओं से परिचित कराने का उद्देश्य होता है, हिंदी के विविध रूपों से परिचय कराना होता है, कुशल लेखक बनाने का होता है प्राइमरी लेवल पे ही, या फिर कुशल वक्ता बनाना होता है। तो देखो, प्राइमरी लेवल पे ही कुशल लेखक बनाना सही नहीं है, नहीं बनाना होता है, न कि कुशल वक्ता बनाना होता है, और न ही साहित्य की विधाओं से परिचित कराना होता है। ये सब पीजीटी मतलब 12वीं लेवल, कक्षा 10वीं 12वीं टाइप में पहुंचने पे ये सब किया जाता है। प्राइमरी लेवल पे सिर्फ हिंदी की भाषा का एक ही उद्देश्य होता है भाषा शिक्षण का, हिंदी के विविध रूपों से परिचय कराना, जिससे बच्चा जाने कि हिंदी में क्या क्या चीजें, शुरुआत में क्या उसका बेसिक है, ग्रामर है। ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, भाषा एक औजार है जिसका उपयोग करते हैं। भाषा एक औजार है जिसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? जिंदगी को समझने के लिए, बिल्कुल जिंदगी को समझने के लिए भाषा के रूप में करते हैं। जिंदगी से जुड़ने के लिए बिल्कुल करते हैं। जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए बिल्कुल करते हैं। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। भाषा एक औजार है यानी एक टूल्स है जिसका उपयोग हम लोग जिंदगी को समझने के लिए, जिंदगी से जुड़ने के लिए, जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अब हम लोग पेडागॉजी सेक्शन को कंप्लीट कर लिए हैं। अब सीटेट में आप सभी को पता है कि 15 क्वेश्चन आपके पेडागॉजी के आते हैं, 15 क्वेश्चन आपके पैराग्राफ के आते हैं। तो पैराग्राफ में 2 सेक्शन होता है, पद्यांश और गद्यांश। इसमें 7 और 8 का रेशियो रहता है। तो हम लोग यहाँ पे गद्यांश वाले सेक्शन को कंप्लीट करने स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या मीन्स दिए हैं, और इसी तरह से आपको पेपर्स में करना है। सबसे पहले इसको आसानी से जल्दी से पढ़ लेना है और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3-4 क्वेश्चन आपको इसी पैराग्राफ से रहेगा और उसके बाद 3-4 क्वेश्चन इस पैराग्राफ से ग्रामर के रूप में रहेगा। ठीक है, चलो देखेंगे आगे। पहले इस पैराग्राफ को देख लेते हैं। देखो, इस पैराग्राफ में लेखक आधुनिक शिक्षा और उसकी क्या कमियां हैं, विदेशी भाषाओं का प्रभाव, इस चीजों के बारे में बात किया है। चलो देखते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। हमारे देश में आधुनिक शिक्षा नामक एक चीज प्रकट हुई। इसके नाम पर यत्र तत्र स्कूल और कॉलेज कुकुरमुत्तों की तरह सिर उठाकर खड़े हो गए हैं। इनका गठन इस तरह किया गया है, इनका प्रकाश कॉलेज व्यवस्था के बाहर मुश्किल से पहुंचता है। सूरज की रोशनी चांद से टकराकर जितनी निकलती है, इनसे उससे भी कम रोशनी निकलती है। एक परदेसी भाषा की मोटी दीवार इसे चारों ओर से घेरे हुए है। जब मैं अपनी मातृभाषा के जरिए शिक्षा के प्रसार के बारे में सोचता हूँ तो उस विचार से साहस क्षीण होता है। घर की चार दीवारी में बंद दुल्हन की तरह यह भयभीत रहती है। बरामदे तक ही इसकी स्वतंत्रता का साम्राज्य है। 1 इंच आगे बढ़ी कि घूंघट निकल आता है। ये हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं लेखक। हमारी मातृभाषा का राज प्राथमिक शिक्षा तक ही सीमित है। उसकी जो बुराइयां, कमियां हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था में, उसके बारे में बात कर रहे हैं लेखक। दूसरे शब्दों में यह केवल बच्चों की शिक्षा के लिए उपयुक्त है। मानिए यह कि जिसे कोई दूसरी भाषा सीखने का अवसर नहीं मिला, हमारी जनता की उस विशाल भीड़ को शिक्षा के उनके अधिकार के प्रसंग में बच्चा ही समझा जाएगा। उन्हें कभी पूर्ण विकसित मनुष्य नहीं बनना है और तब भी हम प्रेम पूर्वक सोचते हैं कि स्वराज मिलने पर उन्हें संपूर्ण मनुष्य के अधिकार हासिल होंगे। देखो, ये पैराग्राफ दिया था, इसमें लेखक ने आधुनिक शिक्षा नामक एक चीज प्रकट हुई के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं और बताते हैं कि स्कूल कॉलेज किस प्रकार से कुकुरमुत्तों की तरह सभी जगह जगह निर्माण हो गए हैं, लेकिन उसका कोई मेन नहीं है, ना तो उसमें लैंग्वेज को प्राथमिकता दी जा रही, मातृभाषा को परदेसी भाषाओं से यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है और बहुत सारी चीजें इसमें
कुछ कमियां हैं, फिर लास्ट में बताते हैं कि किस प्रकार से इसमें सुधार किया जा सकता है, क्या वो सोचते हैं, उनकी क्या राय है। तो ये पैराग्राफ था। अब इसके क्या क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पे देखो, इन स्कूल कॉलेजों में किस भाषा में पढ़ाई होती है। सीधे पैराग्राफ से पूछा गया है कि इन स्कूल कॉलेजों में किस भाषा से पढ़ाई होती है, देसी भाषा में, मानक भाषा में, विदेशी भाषा में, गृह भाषा में। देखो पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, एक परदेसी भाषा की मोटी दीवार इसे चारों ओर से घेरे हुए है। जब मैं अपनी मातृभाषा के जरिए शिक्षा के प्रसार के बारे में सोचता हूँ तो उस विचार के से साहस क्षीण होता है। परदेसी भाषा की एक मोटी दीवार, यानी परदेसी भाषा को हम लोग यहाँ पे विदेशी भाषा के रूप में टिक करेंगे, ठीक है। यानी इन स्कूल कॉलेजों में किस भाषा में पढ़ाई हो रही है, विदेशी भाषा में। तो डायरेक्ट तो नहीं दिया है, लेकिन आपको एक बार पैराग्राफ पढ़ोगे तो इसका मीन समझ में आ जाएगा और उसके आधार पर करना होगा। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से, लेखक किस विचार से सहमत नहीं है। अब इस पैराग्राफ में किस विचार से लेखक सहमत नहीं, मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए इस विचार से सहमत नहीं है, मातृभाषा का प्रयोग केवल प्राथमिक स्तर तक ही उपयुक्त है, या फिर मातृभाषा का प्रयोग बहुत सीमित है, अन्य भाषाएं भी सीखना बुरा नहीं है। तो देखो इस पैराग्राफ में यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारी मातृभाषा का राज प्राथमिक शिक्षा तक सीमित है, ठीक है। यानी लेखक किस विचार से सहमत नहीं है, हमारी मातृभाषा का प्रयोग केवल प्राथमिक स्तर तक ही उपयुक्त है। इस तरह से इसका राइट आंसर भी होगा। देखो सीधे पैराग्राफ से मिल रहा है, ऐसे ही आपको करना है ज्ञान में ऑनलाइन क्वेश्चंस को। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ये भी पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेखक ने मातृभाषा की तुलना किससे है की है, मातृभाषा की तुलना किससे की है, दुल्हन से, चार दीवारी से, बरामदे से, घूंघट से। ये देखो पैराग्राफ में यहाँ पे दिया हुआ है, जब मैं अपनी मातृभाषा के जरिए शिक्षा के प्रसार के बारे में सोचता हूँ तो उस विचार से साहस क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है। घर की चार दीवारी में बंद दुल्हन की तरह यह भयभीत रहती है हमारी जो मातृभाषा है। बरामदे तक ही इसका स्वतंत्रता का साम्राज्य है, इससे एक इंच आगे बढ़ने पे इसके घूंघट निकल आते हैं। इसका तुलना किया है एक नई नवेली दुल्हन से, हिंदी भाषा का। यहाँ पे देखो पूछा है मातृभाषा की तुलना किससे की है, तो नई नवेली दुल्हन से, ठीक है। राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। इस तरह से ये पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछने काफी आसान क्वेश्चन होते हैं और आसानी से कर पाओगे और इसमें आसानी से मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन कौन सा है, 19 नंबर क्वेश्चन है। आधुनिक शिक्षा के नाम पे ऐसा क्या हुआ जो लेखक को अप्रिय है, ठीक है। आधुनिक शिक्षा के नाम पे ऐसा क्या इस पैराग्राफ में बताया है जिससे लेखक को अप्रिय लगता है, मतलब वो प्रिय नहीं लगता है। सूर्य की रोशनी का चांद से टकराना, स्कूल कॉलेजों का अनियोजित तरीके से खुलना, मातृभाषा के जरिए शिक्षा देना, या फिर लोगों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त न होना। देखो यहाँ पे दिया हुआ है इस पैराग्राफ में, स्कूल और कॉलेज कुकुर मुत्तों की तरह सिर उठाकर खड़े हो गए हैं। ये देखो इसे लेखक एक व्यंग्यात्मक रूप में बोल रहे हैं, कुकुर मुत्तों की तरह। जिस प्रकार से बरसात में कुकुर मुत्ते कहीं भी रैंडमली उगाते हैं, उसी प्रकार से आजकल कॉलेजों की ये स्थिति है, कहीं भी बन गई है। आधुनिक शिक्षा के नाम पर ऐसा क्या हुआ जो लेखक को अप्रिय है, यानी स्कूल कॉलेजों का अनियोजित तरीके से, ठीक है। नियोजित तरीके से नहीं बल्कि अनियोजित तरीके से खुलना ही उन्हें अप्रिय लगा, थोड़ा बुरा लगा या फिर सही नहीं लगा है। राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। इसमें देखो क्या पूछा है इस पैराग्राफ से, इसमें देखो अब ग्रामर पूछना स्टार्ट किया। 3-4 क्वेश्चन देखो अभी डायरेक्ट ग्रामर पैराग्राफ से पूछा, अभी इस पैराग्राफ से ही कुछ शब्दों को उठाएगा और ग्रामर के रूप में पूछेगा। देखो विचार, विचार शब्द में एक प्रत्यय, यहाँ पे प्रत्यय से प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय लगाने पर जो शब्द बनेगा वह क्या होगा। तो एक प्रत्यय लगा करके अगर विचार में बने, देखो विचार यहाँ से पैराग्राफ में ये रहा, यहाँ से उठाया गया है। विचार में एक प्रत्यय लगा करके क्या बना सकते हो, तो वैचारिक। वैचारिक को ये वाला वैचारिक होगा, ना कि विचारिक, ना कि वैचारिक, ना कि वैचारिक। ये राइट आंसर उसका बी ऑप्शन हो जाएगा, वैचारिक होगा, ठीक है। इस तरह से ग्रामर भी पैराग्राफ से पूछ रहे हैं। साहस शब्द है, देखो साहस शब्द पूछे हैं, इसमें भी ग्रामर वाले सेक्शन है। तो विशेषण है, क्रिया विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है, या फिर क्रिया है, ठीक है। इसका 21 का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है। साहस क्या है, भाववाचक संज्ञा। देखो ये साहस क्षीण होता है, यहाँ पे दिया हुआ पैराग्राफ से उठाया गया ये शब्द है। और साहस शब्द भाववाचक संज्ञा है। कैसे है, देखो भाववाचक संज्ञा है क्योंकि इससे भाव प्रकट होता है। विशेषण क्या होता है, जो विशेषता होता है किसी संज्ञा की। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता होता है, और क्रिया क्रिया तो वही होती है जो कार्य को, जिससे कार्य का होने का आभास होता है। लेकिन भाववाचक संज्ञा होती है जिससे भाव प्रकट होते हैं। साहस एक भाव है, ठीक है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पे देखना है, काफी आसान क्वेश्चन था और इस तरह से करोगे तो आसानी से 30 में 30 यहाँ पे आपकी जो हिंदी सेक्शन में कंप्लीट कर जाओ लैंग्वेज लेवल में। देखो क्वेश्चन नंबर 22 देखो, घर की चार दीवारी में बंद दुल्हन की तरह यह भयभीत रहती है। वाक्य में रेखांकित अंश है, ये देखो रेखांकित अंश ये है यह,
यह के बारे में आपको बात करना है क्या चीज है, क्रिया विशेषण है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है या फिर संबंधवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पे 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी निश्चयवाचक ये सर्वनाम है। कैसे कह सकते हो सर्वनाम है? सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पे जब किसी भी चीज का किसी भी शब्द को प्रयोग करते हैं उसे हम लोग सर्वनाम बोलते हैं। यहाँ पे जैसे राम नाम, राम, शिवम, ये सब नाम के स्थान पे अगर यह वह हमें अगर प्रयोग हो रहा है तो वह सर्वनाम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक? तो यहाँ पे देखो, ये हिंदी लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं। घर की चार दीवारी में बंद दुल्हन की तरह यह भयभीत रहती है। हिंदी को बता रहे हैं कि वह एक भयभीत रहती है, मतलब तो इस तरह से निश्चित है कि ये किसके बारे में बोल रहे हैं, हिंदी के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनिश्चयवाचक में अनिश्चितता होती है, संबंधवाचक में दो वाक्यों का संबंध होता है। ठीक है, और क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, यह जो रेखांकित शब्द है निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। स्कूल और कॉलेजों का कुकुर मुत्तों की तरह सिर उठाने से तात्पर्य है कि स्कूल और कॉलेज नियमित नियम के तहत खोले गए हैं, अवांछित रूप से खोले गए हैं, योजना के तहत खोले गए हैं, वांछित रूप से खुलवाए गए हैं। तो अगर पैराग्राफ पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। पहले ही देखो लाइन दिया हुआ है, आधुनिक शिक्षा नामक एक चीज प्रकट हुई है, इसके नाम पर यत्र तत्र स्कूल और कॉलेज कुकुर मुत्तों की तरह सिर उठाकर खड़े हो गए। यहाँ पे जो लेखक हैं, कवि हैं, वो एक व्यंग्यात्मक रूप में कॉलेजों की अनियमित अनियोजित तरीके से जो निर्माण है उसको बुराई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 23 का बी ऑप्शन होगा, अवांछनीय रूप से खोले गए हैं, इसलिए उसको कुकुर मुत्तों की तरह से रूप से तुलना कर रहे हैं। जिस प्रकार से कुकुर मुत्ते बरसात में कहीं में भी उगाते हैं, उस तरह से यह तुलना कर रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ को देखेंगे। इसमें देखो दो पैराग्राफ बताया था मैंने। पहला पैराग्राफ आपको गद्यांश था, इसमें पद्यांश है। ठीक है, ये गद्यांश के रूप में ही दिया है, लेकिन पद्यांश इसको पद्यांश में भी दे देता है, कई बार दो ही गद्यांश दे देता है। और इसमें दूसरा गद्यांश देखो क्या दिया है, इसमें लेखक ने क्या बताया। इसमें राजनीतिक जो वादे हैं उस खिलाफ वादा खिलाफी के बारे में थोड़ा सा लेखक ने 4 लाइन लिख दिया है, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब इसको हम पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान देखो क्या पूछ रहा है। राजनीतिक बहसों की गर्मी में हम जो भी कहें, अपने राष्ट्रीय अभिमान की अभिव्यक्ति में हम जितना भी जोर से चीखें, सक्रिय राष्ट्रीय सेवा के प्रति हम अत्यंत उदासीन रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा देश प्रकाश से हीन है। मानव स्वभाव में निहित कंजूसी के कारण जिन्हें हमने नीचा रख छोड़ा है, उनके प्रति अन्याय से हम बच नहीं सकते हैं। समय समय पर उनके नाम पर हम पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन उनके हिस्से में शब्द ही आते हैं, मतलब वादा खिलाफी ही आता है। पैसा तो अंततः हमारी पार्टी के ही लोगों के पास पहुंचता है। संक्षेप में, जिनके पास बुद्धि, शिक्षा, समृद्धि और सम्मान है, हमारे देश के उस अत्यंत छोटे हिस्से 5% और आबादी के अन्य 95% के बीच की दूरी समुद्र से भी अधिक चौड़ी है। यानी एक नेता जो राजनीतिक पार्टियों का होता है, वह जब आता है चुनाव के समय पे बहुत सारे वादे करता है, और उसमें भी जो पैसे खर्च करता है उसके पार्टी के कार्यकर्ता के लोगों के पास ही जाता है, और जो वादा करते हैं वो शब्द जो बोलते हैं वो शब्द ही रह जाते हैं, उसका हकीकत जमीन से कोई रियलिटी नहीं होता है। ये मीन है इस पैराग्राफ का। ठीक है, तो आओ देखें दे हैं इसका जो क्वेश्चन पूछा सीटेट में। पहला ही 24 जो क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार हम किसके प्रति अन्याय करते हैं? जो कंजूस हैं, जो निम्न वर्ग के हैं, जो जोर से चीखते हैं, या फिर जो राष्ट्र की सेवा नहीं करते हैं। देखो पैराग्राफ में यहाँ पे दिया हुआ है, मानव स्वभाव में निहित कंजूसी के कारण जिन्हें हमने नीचा रखा, क्या रखा, नीचा रख छोड़ा है, उनके प्रति अन्याय से हम बच नहीं सकते हैं। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा आराम से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो निम्न वर्ग के हैं उनको उनके प्रति हम अन्याय से बच नहीं सकते हैं। ठीक है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, लेखक के अनुसार हम किनके नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं? ठीक है, लेखक के अनुसार हम किनके नाम पे पैसा इकट्ठा करते हैं? सभी मानवों के नाम पे, कंजूस लोगों के नाम पे, निम्न वर्ग के लोगों की भलाई के नाम पे, या फिर पार्टी के नाम पे? यहाँ पे देखो, ये तो आप लोग वैसे भी कर सकते हो अगर पैराग्राफ को थोड़ा सा पढ़ लोगे, क्योंकि आप सबको पता होता है, एक बेसिक आइडिया होता है कि हमारे जो एक स्ट्रक्चर है, चुनावी स्ट्रक्चर है, वो किस प्रकार से होता है। निम्न वर्ग के लोगों की भलाई के नाम पे हम लोग चीजें इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसमें वहां तक पहुंचाने में शब्द ही रह जाते हैं। जिन्हें हम नीचा रख छोड़ा है, उनके प्रति अन्याय से हम बच ही नहीं सकते हैं। समय समय पर उनके नाम पर हम पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन उनके हिस्से के में शब्द ही आते हैं। ये देखो पैराग्राफ में दिया हुआ है। इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, लेखक उनके हिस्से में शब्द ही आते हैं।
लेकिन उनके हिस्से में शब्द ही आते हैं। अब ये ग्रामर सेक्शन पूछा है पैराग्राफ का। वाक्य में रेखांकित शब्द किस अर्थ की ओर संकेत कर रहा है? ये जो रेखांकित शब्द है ये किस ओर संकेत कर रहा है? बड़बोलेपन की तरफ, कभी न पूरे होने वाले वादों की तरफ, अपमानजनक भाषा की तरफ, भाषिक सामग्री की तरफ। अगर पैराग्राफ पढ़ोगे यहाँ पे पीले वाले सेक्शन में, समय समय पर उनके नाम पर हम पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन उनके हिस्से में शब्द ही आते हैं। ठीक है, ये शब्द ही आते हैं। पैसा तो अंततः हमारी पार्टी के ही लोगों के पास आता है। इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कभी न पूरे होने वाले वादों की तरफ की इसका मीनिंग निकलेगा। ठीक है, इस तरह से इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 देखो। अब ये देखो ग्रामर सेक्शन है, पैराग्राफ से संबंधित है। किस शब्द में स्वर रहित पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार, अनुस्वार जिसे हम लोग नाक से बोलते हैं, अनुस्वार उसे बोला जाता है, का प्रयोग किया जाता है? नाक, अनुस्वार मतलब चंद्रबिंदी। ठीक है, तो ऐसे इन चारों शब्दों में से किसमें अनुस्वार का उपयोग किया जा सकता है पंचम वर्ण के स्थान पर? ठीक है, तो सम्मान देखो, इसमें पंचम वर्ण 5 वर्ण है ही नहीं। ठीक है, तो ये वैसे भी गलत है। अन्याय ये भी नहीं है, और इसमें ये भी नहीं है, लेकिन इसमें देखो है, तो थोड़ा लॉजिक लगाओगे इस तरह से इसको कंप्लीट कर ले जाओगे। और इसमें देखो अनुस्वार लगाओगे, कैसे लगाओगे? अत्यंत, ऐसे कभी कभी लिख देते हैं। तो यहाँ पे यही पूछा था कि अनुस्वार का प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछते हैं, आप सभी को आइडिया होगा। ये 2011 के पेपर हम लोग कंप्लीट करें जल्दी, हम लोग आगे वाले पेपर्स भी जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और इस प्रकार के पीडीएफ को भी आप टेलीग्राम पे प्राप्त कर सकते हो। टेलीग्राम पे जाकर के ओके शिवम सर्च करोगे, वहाँ पे ये चैनल उपलब्ध होगा, और वहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ भी उपलब्ध है, तो वहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हो, और नोटिफिकेशन भी आसानी से मिलेगा। राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय है, यह प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, या फिर ये प्रत्यय है? हम इसे लोग अगर विच्छेद करेंगे तो राष्ट्र प्लस ई होता है। ठीक है, राष्ट्र प्लस ई, यानी इसमें जो प्रत्यय है ई होता है। ये देखो पैराग्राफ से लिया गया राष्ट्र, यहाँ पे शब्द दिया हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। ये 29 क्वेश्चन है। जितना भी जोर से चीखें, ये देखो चीखों में अंडरलाइन लगा हुआ है, तो वाक्य में यहाँ पे क्रिया बताना है। तो क्रिया भी पूछ लिया, और कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक। क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। अब देखो चीखें जो है इसमें अकर्मक क्रिया होगी। क्यों? क्योंकि इसमें कोई कार्य का होने का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए अकर्मक होगी। सकर्मक में कार्य का बोध का होना होता है। ठीक है, पैराग्राफ देखो, यहाँ पे चीखें, यहाँ शब्द उठाया गया है और पूछा है कि कौन सी क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया होगी। राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि संसाधनों का बंटवारा समान रूप से है, संसाधनों का असंतुलित बंटवारा वर्गभेद की खाई को बढ़ाता है, केवल 5% आबादी के पास ही बुद्धि है, 95% आबादी समुद्र के किनारे रहती है। तो देखो गद्यांश का जो मीन निकलेगा, यहाँ से सबसे लास्ट में देख सकते हो, हमारे देश के उस अत्यंत छोटे हिस्से 5% और आबादी के अन्य 95% के बीच की दूरी समुद्र से भी अधिक चौड़ी होती है। यानी संसाधनों का जो असंतुलित बंटवारा वर्ग भेद की खाई को बढ़ाता है। इस गद्यांश के आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। इस तरह से आपने देखा किस प्रकार से 30 क्वेश्चन पूछे गए थे सीटेट के 2011 के पेपर्स में। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप लोग बेसिक आइडिया हुआ होगा। और जल्द ही हम लोग अन्य पेपर्स भी कंप्लीट करेंगे, तो आप सबको एक प्लेलिस्ट में उपलब्ध होगा, और वहाँ पे सारी प्लेलिस्ट को देख सकते हो। अगर आप लोग सीडीपी अन्य सेक्शंस को भी देखना चाहोगे तो वहाँ पे भी देख सकते हो। तो अगर चैनल पर पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे।